नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। शाम को 4 बजे जंतर मंतर स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह के साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। चर्चा है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर आरसीपी सिंह जदयू का राष्ट्रीय पद छोड़ सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे जेडीयू सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद माना यह जा रहा है कि आज जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। एक व्यक्ति एक पद की नीति पर चलने वाली पार्टी ने 31 जुलाई को दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 75 सदस्य शामिल होंगे। इनमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्यों के अध्यक्ष शामिल हैं। बैठक के आयोजन की पुष्टि जो है राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने की है। मौजूदा जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से उनके संबंध वर्षों से अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। हमारे संबंध का कोई पैमाना नहीं है। वो हमारे नेता हैं और सालों तक उनके साथ काम किया है। आगे भी उनके जो संबंध हैं बाकायदा ऐसे ही बने रहेंगे जैसे कि अब तक हैं। आगे भी काम करेंगे। संगठन है तो पार्टी है, तभी मैं मंत्री और हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं। मैं संगठन और मंत्री दोनों का काम मजबूती से करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं ये जिम्मेदारी किसी मजबूत साथी को देने से पीछे नहीं हटूंगा। तो आज जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल सकता है क्योंकि अब तक जो अध्यक्ष थे उनको केंद्र में नई जिम्मेदारी मिली है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मनु जेडीयू का पक्ष रखेंगे, भाई अरुण कुमार आरजेडी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही होगा क्योंकि आज पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। पहले रिएक्शन आपका। हर पार्टी का, चाहे मेरा पार्टी हो या और किसी पार्टी हो, उनके संगठन के लिए हमेशा ही उस पर बातचीत होती रहती है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हो रही है। अब ये कोई जरूरी है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही चर्चा होगी। लोगों ने आकलन किया है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चर्चा कर सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चेंज कर सकते हैं। पार्टी के प्रमुख हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बैठक में है। अभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की भी बैठक होगी। उसमें जिन जिन बिंदुओं पर हो सकता है कि विचार विमर्श हो सकता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी इससे जो उनके ऊपर जो ये बोझ है, प्रभार है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हो सकता है कि वो छोड़ भी सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रीय कमेटी वहाँ बैठी हुई है, नए अध्यक्ष की भी ताजा कोशिश कर रही है और ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रूटीन वर्क है काजल जी, और इस रूटीन वर्क में इस तरह के काम होते हैं। सभी दलों के बीच में भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवार में चले गए तो बैठक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। तो इस तरह के है अनुमान लोग लगा रहे हैं, मीडिया में भी अनुमान आ रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, उनका मनोनयन हो सकता है। अब देखिए ये सब तो सामने जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये रूटीन वर्क है। दावेदारों के भी अध्यक्ष पद के दावेदारों के भी नाम सामने आ रहे हैं। आपके हिसाब से कौन कौन है? अध्यक्ष चुनना आवश्यक।
मनोज जी, अध्यक्ष पद के दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, आपके हिसाब से कौन कौन है पार्टी के हिसाब से? क्योंकि कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं और 2 सबसे बड़े नाम भी शामिल हैं। देखिए, पार्टी के अध्यक्ष के लिए दावेदार का कोई नाम नहीं है। ये मीडिया में चल रहा है, इस तरह के नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ललन सिंह जी है, केसी त्यागी है, तो कई जगह पे मीडिया में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का नाम सबसे आगे दौड़ में इस समय है। ये है कि इस बैठक के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान इस बोझ को उठाने में, अब दायित्व को संभालने में अभी नहीं सिद्ध होंगे और वह अगर अपनी बात वहां रखेंगे कि हमें मुक्त कर दिया जाएगा, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्वसम्मति से हमारे यहाँ मनोनयन हो जाएगा। चलिए आती हूँ आपके पास। अरुण कुमार जी, नया अध्यक्ष जेडीयू को मिल सकता है, विपक्ष कैसे देख रहा है? देखिए, ये जदयू का अंदरूनी मामला है और एक अध्यक्ष नहीं, 2 अध्यक्ष। टक्कर तो आपसे भी सीधी रहती है ना, ठीक है, इंटरफेयर तो आपका भी पूरा ही रहता है। ना, उनके अंदरूनी मामला में हम लोग को कोई इंटरफेयर नहीं रहता है, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो होने वाली घटनाएं हैं उस पर हमारी ध्यान जरूर रहती है। और जो देखा गया था, आरसीपी सिन्हा जी जो बने थे अध्यक्ष, और उसके बाद बिना नीतीश जी के सहमति से जाकर के मंत्री पद ले भी लिए, तो नीतीश जी ने कहा भी था कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर रहे हैं। उसके बाद अखबारों में आया और भी मीडिया में आया कि इनका आरसीपी सिन्हा जी का बयान आया कि मैं मंत्री के साथ साथ अध्यक्ष पद भी संभालने के काबिल हूं और अध्यक्ष पद भी संभालूंगा। ये बयान आया, ये हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, लेकिन उनकी नीति तो कुछ और है, एक व्यक्ति और एक पद वाली नीति है, वो तो उसके अनुसार चलेंगे। इस पर आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अरुण जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आरसीपी सिन्हा जी ने अपने बयान में कहा था, अखबारों में भी छपा था, मैंने खुद पढ़ा है, ये हमारी बयान नहीं है, कि मैं मंत्री पद के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का भी निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम हूँ। उसके बाद नीतीश जी का बयान आया कि नहीं, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर आरसीपी सिन्हा जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और वो अध्यक्ष पद से हटेंगे। ये आरसीपी सिन्हा जी संगठन से लेकर के सरकार तक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर ही होता है, वो ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे थे, जिससे नीतीश कुमार जी की आंखों में खटक रहा था और ये तय हो गया था उसी दिन। तो उनका पद से हटना आपको आंतरिक कलह लग रहा है क्या, उनका पद से हटना? ये तो आंतरिक कला तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये उनका आंतरिक कला है, इसमें हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर उछालते तो आप भी है ना, बातों को तो आप भी उछालते हैं। नहीं, ये अच्छा, ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी मुंह पजाए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सुशोभित किया जाएगा। ललन सिंह भी है लाइन में। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उसी व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे ज्यादा प्रो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार जी जिसको लगेगा कि नहीं, इनसे हो सकता है वशिष्ठ नारायण सिंह भी उस लाइन में है, हो सकता है नीतीश कुमार खुद उसी लाइन में है कि नहीं, अध्यक्ष नीतीश कुमार भी अंतिम में ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। बहुत कुछ संभावनाएं हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, आपके इसी सवाल को लेकर चलती हूँ। ठीक है मनोज जी, अब वो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे वही होगा, मतलब अध्यक्ष बनाने में नीतीश कुमार की चलेगी, केंद्र की बिल्कुल नहीं चलेगी, या मिलजुल कर फैसला किया जाएगा? देखिए, जो जिस तरह के रहते हैं उसी तरह के वो बात करते हैं। इनके सामने सजा याफ्ता हो, बहुत बड़ा जगलर हो, यही इनके पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसको यही सोचेंगे ना। हमसे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। नीतीश कुमार पार्टी के सम्मान नेता है। राष्ट्रीय कमेटी जो भी फैसला लेती है, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करती है तो वो निर्णय होता है।
अब हमारे यहाँ कम से कम कोई सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है या प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, इतना आप तय रखिए। और इनके बोलने से नहीं बोलने से अब नीतीश आरसीपी जी मंत्री बने तो नीतीश जी के बिहाफ पे बन गए, नीतीश जी को विरोध करने पर बन गए। आरसीपी जी इन्हीं को जाकर बोले थे कि हम भाई नीतीश जी के खिलाफत करके मंत्री बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोगों को, इनके बातों को हम लोगों को कोई लेते ही नहीं है। हमारा काम है पार्टी का। उनको पता इसलिए अच्छे से है, अब आपके साथ ही रहे थे ना वो, कभी एक वक्त था आपके साथी थे ना, वो एक वक्त था वो आपके साथ ही हुआ करते थे, इसलिए शायद ज्यादा पता होगा। उनके अनुसार ही, उनके निर्णय लेने के बाद ही कोई न कोई स्थिति बन सकती। मनोज जी, मैंने सवाल ये पूछा, उनको शायद इसलिए ज्यादा पता होगा क्योंकि कभी आपके साथ ही हुआ करते थे। लेकिन कौन, उनको शायद इसलिए ज्यादा पता होगा, जो आंतरिक कलह की बात है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ ही हुआ करते थे ना, जो आंतरिक कलह उनको पता होगा। या फिर नीतीश कुमार की कैसे चलेगी, उनकी मर्जी कहां से चलेगी, वो कह रहे हैं कि जो प्रो नीतीश होगा उसको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये यहाँ सच कहने के लिए सारे लोग तैयार हैं। इनको ताकत है कि बोले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है। इनको ये इस चीज को बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते। ये हसुआ के शादी में खुरपी के गीत गा रहे हैं। ये सुनिए, मनु जी आपको, अरे सुनिए, तो आपको बोलने की बीमारी है ये। और मुद्दे पर वापस आते हैं, दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए आप। वही हमने कहा काजल जी कि जो भी कमेटी के लोग फैसला लेंगे उसे मुख्यमंत्री जी भी मानेंगे और पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो भी इस चीज को मानेंगे। हम लोगों के सामने उससे कहीं कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग पार्टी के गतिविधियों पर चलते हैं, पार्टी के कमेटी के ऊपर जो निर्णय होगा उस निर्णय को मानेंगे। इसके लिए आप निश्चित रहिए, मुख्यमंत्री जी भी उसी राह पर चलते हैं। एक मनोज जी, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, ये जो अध्यक्ष वाला फैसला है ये नीतीश कुमार तय करेंगे या फिर केंद्र से आएगा सीधे? नहीं, ना नीतीश कुमार तय करेंगे न केंद्र से आएगा। वहाँ जो राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेगी, अगर राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेगी कि ये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे। अगर राष्ट्रीय कमेटी वहाँ पर किसी नामों पर अपनी सहमति बना देगी तो फिर वह तब किसी को निर्णय लेने की क्या जरूरत है। हमारी जो वर्किंग कमेटी है वही निर्णय लेगी। अब जिनके पक्ष में प्रस्ताव वहाँ रखा जाएगा, लोग चर्चा करेंगे, उनको सर्वसम्मति से अगर पारित कर देंगे तो वो होगा। अगर पार्टी की बैठक होती है वर्किंग कमेटी की, उसमें अगर किसी तरह ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, अब वो तो आपकी बात को नकार रहे हैं, वो आपकी बात को नकार रहे हैं कि ये राष्ट्रीय समिति की बैठक हो रही है, ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। वो तो दोनों चीज, वो नकार कहाँ रहे हैं, वो नकार कहाँ रहे हैं, वो लेकिन तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, दबी जुबान में उसको एक्सेप्ट ही। इन्होंने शुरू में क्या कहा, इन्होंने कहा कि आरसीपी सिन्हा जी ने इस्तीफा ही नहीं दिया है, अभी देखा जाएगा। वो क्या अभी आरसीपी इस्तीफा देंगे तो अध्यक्ष पद की बात होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफा देने की उनकी मंशा ही नहीं है। अगर उनको इस्तीफा देने की बात होती तो मंत्री पद लेने के साथ ही इस्तीफा दे दिए होते और नया अध्यक्ष चुना गया होता। लेकिन ये जो है, ये आरसीपी सिन्हा, लेकिन दो पद तो नहीं रख सकते ना। बात ये भी कि दो पद नहीं रख सकते क्योंकि उनकी खुद की नीति पर सवाल उठेंगे। पहले भी 2 पद रखे थे ना। हाँ। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, कैसे 2 पद नहीं था? उस समय भी 2 पद थे। तो लेकिन देखिए, ठीक है, ये उनका आपसी मामला है, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात है, आरसीपी सिन्हा को अगर इस्तीफा देना रहता तो ये इस्तीफा दे देते। इन्हें जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है और नीतीश जी अपने मन मुताबिक आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर क्योंकि नीतीश जी के ही मन मुताबिक आदमी आरसीपी सिन्हा थे, लेकिन पद और सत्ता जिसके पास आती है
वो पावरफुल होने के साथ ही उसमें घमंड आ जाता है, उसमें ईर्ष्या जागने लगती है, वो अपना पावर दिखलाने लगता है। तो आरसीपी सिन्हा मनोज ने जी लास्ट रिएक्शन आपका, ठीक है, समय की कमी है। मनोज जी लास्ट रिएक्शन आपका चलेगा। नीति पर काम करेंगे, एक व्यक्ति एक पद वाली नीति पर काम करेंगे या फिर प्रो नीतीश पर काम करेंगे? देखिए, इसका फैसला राष्ट्रीय कमेटी लेगी। अगर राष्ट्रीय कमेटी आज की बैठक नीति भी तो कोई चीज होती है ना, अगर आपने सोच समझकर नीति बनाई है तो उस पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। ये कह दे कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूछिए इनसे। ये कौन कह देगा कुमार नहीं बनेंगे? और चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय की कमी है। ये जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो अध्यक्ष वाली बात है, आज नया अध्यक्ष मिल सकता है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष का पद छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे के साथ वापस लौटेंगे। भारत और चीन के बीच में एलएसी क्षेत्र में सीमा विवाद के बीच में एक बार फिर से मोल्डो में कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता शुरू हो गई है। भारत चीन के बीच में 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। एलएसी के अलावा गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी आपको ये भी बता दें कि डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले दिनों एलएसी विवाद को खत्म करने के लिए चीन ने 26 जुलाई को बातचीत करने का सुझाव दिया था, जिसको भारत ने कारगिल विजय दिवस के चलते खारिज कर दिया था। भारत ने चीन से नई तारीख तय करने के लिए कहा था। अब 12वें दौर की जो बातचीत है, ये बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच में अब तक कुल 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बातचीत की वजह से ही कई जगह पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी हैं, लेकिन अब भी डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में तनाव बरकरार है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल मध्य जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने टकराव में मारे गए सैनिकों की जो वास्तविक संख्या है उसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद अलग अलग सीमा क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच में तनाव बरकरार है। इससे पहले 30 जुलाई को चीन में कस्टम अधिकारियों ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाने वाले विश्व नक्शे की एक बड़ी खेप जब्त की थी। इन नक्शों को चीन से बाहर निर्यात किया जाना था। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। भारत इस दावे को सिरे से खारिज करता आया है। भारत का कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। और कमांडर लेवल की मीटिंग है और उम्मीद है कि उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। और जो चीन अपने हठधर्मी अपनाए हुए हैं और जो पुराने एग्रीमेंट हुए हैं उनका भी पालन नहीं कर रहा है, तो वो उनको सेंस आएगी और वो इसको मानेंगे और समस्या का समाधान की तरफ एक नया रास्ता निकलेगा। कल की बैठक भारत चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर बैठक जारी है। लगातार ये जो बैठक चल रही है इससे उम्मीदें कई हैं। 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है और उम्मीदें यही हैं, क्या बात बनेगी इस बार, क्या डिसएंगेजमेंट समेत कई मुद्दों पर जो चर्चा संभव है, क्या उनसे कोई नतीजा निकल पाएगा। 11 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है, 12वें दौर की बातचीत हो रही है, इसीलिए सवाल कई हैं। भारत चीन में आज हल होगा हर विवाद का, ये ऐसी उम्मीदें हैं। भारत चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर बैठक लगातार जारी है। 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। डिसएंगेजमेंट समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो आज संभव है। अब तक 11 दौर की बातचीत जो है कई मुद्दों पर उसमें बात बनी है। कई मुद्दों पर अब भी दोनों देशों में तनाव की स्थिति जारी है। दोनों ओर से अभी कई जगहों पर सेना की तैनाती की गई है, लेकिन आज की बैठक को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं कि हमने एक साल पहले की जो स्थिति देखी थी, मध्य जून के समय में हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी थी। हालांकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन वो दर्द आज तक देश भुला नहीं पाया है।
घाटी में खून बहना, वो दर्द आज तक देश नहीं भुला पाया। जवानों की शहादत आज भी पूरे देश को याद है। हमारे साथ इस समय ललन सिंह, बीएसएफ के पूर्व अधिकारी जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। ललन जी, मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही हमारे देश के लिए ज़रूरी है। इस पर चर्चा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो कि हर एक देशवासी से जुड़ा हुआ है। ये हर उस इंसान से जुड़ा हुआ है जो कि सैनिकों को प्यार करता है, जो कि अपने देश को प्यार करता है, जिसको आज भी वो 20 सैनिकों की शहादत याद है जो पिछले साल जून के महीने में हुई थी। 12वें दौर की बातचीत आज हो रही है। कई उम्मीदें हैं कि शायद कोई ना कोई हल निकलेगा। कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत सही आपने कहा जी। ये कर्नल बाबू और हमारे जवानों का शहादत था, वो देश अभी भूला नहीं और भूल भी नहीं सकता। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो 12वें आज हमारे कोर कमांडरों की मीटिंग जो लगभग 10:30 बजे मोल्डी चीन के इलाके में एलएसी के ऊपर शुरू हो चुकी है, वो आगे बढ़ रही है और इसमें हम अपनी उम्मीदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने साफ बयान और शब्दों में बता दिया है कि हम किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन के ऊपर समझौता नहीं कर सकते। ये बात खास है और इसी मुद्दे के ऊपर हम पिछली सभी चीजों को मद्देनजर आज मोल्डी में हमारे कोर कमांडर इस पे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको एक फौजी होने के नाते बताना चाहता हूं कि गोगरा और स्पोर्ट स्प्रिंग, लेकिन पीछे पैंगोंग में भी थोड़ी बहुत जटिलता है और अगर और थोड़ी दूर जाएं तो एलएसी अरुणाचल का इलाका, जिसके ऊपर कई बातें ऐसी सैटेलाइट से हमें जानकारी मिल रही हैं जो एलएसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं काजल जी कि इन बातचीत में केवल गोगरा और स्पोर्ट स्प्रिंग की नहीं बात होगी, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा को ठेस पहुंचा रही हैं। मैं आपके बात को थोड़ा और आज दम दे रहा हूं कि थोड़ी देर पहले पुलवामा में जो 19 के अंदर हमारा बहुत बड़ा शहादत हुआ था सीआरपीएफ का, उसका मास्टरमाइंड सफुल्लाह और लंबू दोनों आज मार गिराए गए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। आज का दिन बहुत बहुत अहमियत रखने वाला दिन है और इधर मोल्डी में जो 3-4 दिन पहले मीटिंग की बात थी, लेकिन विजय दिवस के कारण इसको आज का डेट फिक्स किया गया। आज इस बात की उम्मीद की जाती है कि चीन जो है इस बात को समझ चुका है कि हम किसी भी हालत में अपने यथावत स्थिति को ही एक्सेप्ट करेंगे और जब एक फौजी एक देश दूसरे देश के ऊपर अपनी ये दबाव बना लेता है ताकत से, कूटनीतिक चारों से और राजनीतिक समीकरण के द्वारा। आप देखिए अमेरिका हमारे साथ है, उनके विदेश मंत्री का कहना है कि सबसे ज्यादा हमारा जो मतलब रिलेशन है वो भारत के साथ आज दुनिया में है। रूस के साथ भी हमारी स्थिति अच्छी है। तो हम मान के चलते हैं कि आज के कोर कमांडर के बातचीत के अंदर हम उम्मीदों में हैं और ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, और उम्मीदें कई हैं, बल्कि पूरे देश को उम्मीदें हैं। हम चाहे एलएसी की बात करें, सबसे एक कॉमन बात ये होती है कि हम चाहे एलएसी की बात करें या फिर एलओसी की बात करें, हमारे लिए कॉमन चीज़ ये हो जाती है कि जो दुश्मन है वो एक जैसा है, जो दुश्मन है उसकी सोच एक जैसी है, उस दुश्मन का मकसद सिर्फ एक जैसा है। लड़ाई लड़नी है वो उसके लिए भी एक ही तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार समझाने की कोशिश तो की जाती है, बातचीत की कोशिश तो पाकिस्तान के साथ भी की जाती है, लेकिन वो बाज नहीं आता है। और 11 दौर की बातचीत चाइना के साथ भी हो चुकी है, लेकिन वो भी बाज नहीं आता है। इससे इतना तो साफ हो गया है कि दोनों देशों का मकसद एक है, दोनों दुश्मनों का मकसद एक ही है। इसीलिए भारत को लड़ने के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही रणनीति के तहत काम करना होगा। एकदम आपने सही कहा। हाँ, अभी आप देखिए हमारे इंडियन एयरफोर्स अपने हांसी बारा जो पूर्वोत्तर का खास इलाका है, जो भूटान से और उसको त्रिकोण बोलते हैं, वहां पे अपने राफेल को डिप्लॉयड कर दिया है। हमारी जो चौकसी है वो इतनी मुस्तैद हो गई है वहां पे कि चीन
अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है। इधर आप देखिए एलओसी के ऊपर, जैसा आपने बताया 10 दिनों से लगातार उन्होंने कोई ना कोई, चाहे वो ड्रोन का हो या छोटे मोटे और नापाक हरकत हो, लगातार हो रहा है। आज के दिन भी आपको पता है 14 जगहों पे एनआईए ने ट्रेल फंडिंग और कुछ कारणों से इनको छापा दिया है गाड़ी के अंदर। इधर आपने देखा पुलवामा के अंदर सैफुल्लाह को, जो मास्टरमाइंड था 19 का शहादत का, उसको आज मार गिराया। इन सभी चीजों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो महसूस होगा कि हम चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी, और कल एक संदेश भारत का साफ है कि पीओके हमारा है, और अगर तुमने इलेक्शन किया है और तुमने गलत काम किया है उसको आप हमारे को जल्द वापस करो, इसमें कोई शक नहीं। और इसी कारण से पाकिस्तान में भी हलचल मचा हुआ है और उन्होंने हमारे उच्चायुक्त को, राजनयिक को बुला के एक चेतावनी दी है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, पीओके हमारा है। जब ये क्लियर कट बयान आ रहा है, संदेश जा रहा है, और हम अपनी पूरी ताकत से जमीनी आसमानी, चाहे वो बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी हो और हमारी पुलिस एजेंसी हो, और इधर एलएसी के ऊपर जो इन्होंने सैटेलाइट से हमें इंफॉर्मेशन मिला है, जो उनका रवैया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज के बातचीत में ये दबाव बनेगा और मैं कन्फर्म हूँ इसका फायदा भारत को मिलना है। बिल्कुल। और ललन जी, जैसे कि कहावत भी है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ये जो कहावत है पाकिस्तान पर भी लागू होती है और चाइना पर भी लागू होती है। और एक और परिस्थिति दोनों ही देशों के साथ है, वो ये है कि दोनों ही देश बदनाम हैं। बदनाम चाहे आतंकवाद को लेकर हो या फिर कोरोना को लेकर हो या फिर चाइना की जो अपनी वैज्ञानिक वाली रणनीतियाँ हैं, जो कि अंदर ही अंदर साजिशें चलती रहती पूरी दुनिया के खिलाफ या फिर दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ, जो चाइना के अंदर चलता है, जिस पर चाइना को गर्व भी है कि हमारे पास ये सब कुछ है, हमारे पास मिसाइलें हैं, उसका गर्व भी है। इस चीज को लेकर दुनिया भर में ये दोनों ही देश बदनाम हैं। आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान, दूसरी तरफ अन्य रणनीतियों के लिए चाइना। इतना तो तय है कि ये दोनों देश बदनाम हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो रंग कुछ और होता है और पीछे से फिर छुरा घोंपा जाता है। ये दिक्कत यहां पर आ जाती है। इसको अच्छी तरह से अपने आप को समझ चुके हैं, चाहे वो 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो। अब हमें इसमें कोई शक नहीं कि चीन और पाकिस्तान के ऊपर किसी भी हालत में हम विश्वास नहीं। अभी देखिए तालिबान लगातार इनके लश्कर जैसे मोहम्मद मदरसे पाक, इनके 1000 प्रतिदिन इनके जो आतंकी हैं वो तालिबान के लिए लगातार जा रहे हैं। इनके जो पूर्व रहमतुल्लाह करके उनके इंफॉर्मेशन हेड हैं अफगानिस्तान का, उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई ना करे, आतंकियों को ना भेजे, तो तालिबान को खत्म करने में हमें समय नहीं लगेगा। लेकिन जैसा आपने बताया बहुत सही, जो चीन है अभी देखिए उनके तालिबानी कमांडरों को अपने यहाँ बुला के बातचीत कर रहा है। क्या कारण है? अपने उइगर मुसलमानों को वो दबा के रखा हुआ है, और ये जो इस्लामिक कंट्री के खलीफा बनने के लिए पाकिस्तानी और तुर्की, जिनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, ये सभी चीजें क्या है? केवल सत्ता, स्वार्थ और बेईमानी और धूर्तता। तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आज के मीटिंग में आप देखिए ड्रोन की जो हरकत हो रही है, नक्सल तक छोटे छोटे। आपकी बात पूरी करेंगे ललन जी, आपकी बात पूरी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद चर्चा इसी मुद्दे पर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चाइना से बातचीत हो रही है, कई उम्मीदें हैं कि शायद जो विवाद चल रहे हैं उनका कोई ना कोई हल निकलेगा, उनका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हमारे साथ इस समय ललन जी लगातार बने हुए। ललन जी अपनी बात पूरी करेगा, उससे पहले मेरा एक सवाल भी है, और सवाल ये है कि चाइना की एक और नीति बनाई गई है चाइना की तरफ से कि ये खासकर हर एक जो तिब्बती परिवार होगा, हर परिवार से एक जो व्यक्ति है वो सेना में भर्ती होगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? लगता आवाज़ उनको नहीं जा पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज की जो बातचीत है बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोनों देशों के लिहाज से, खासकर बॉर्डर के लिहाज से,
बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भारत की हमेशा यही कोशिश रहती है कि अब तक जैसे 11 दौर की बातचीत हुई है उसमें कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनती आई है, पहले भी कई बार बातचीत हुई है। आज की जो वार्ता है इसका समय पहले भी दिया गया था, चाइना की तरफ से पहले भी कह सकते हैं कि इन्विटेशन दिया गया था कि बातचीत हो जाए, लेकिन करगिल विजय दिवस के चलते इस बातचीत को पोस्टपोन कर दिया गया था। आज है, कई उम्मीदें हैं कि शायद कुछ जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकलेगा, उनका हल निकलेगा। ललन जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? ललन जी अपनी बात पूरी करेगा और सवाल मेरा सुनिए कि एक और नई नीति चाइना की तरफ से बनाई गई कि हर एक तिब्बती परिवार से एक जो व्यक्ति है वो सेना में भर्ती होगा। आप इस नीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके ऊपर जो चीन के जितने भी सैन्य और कूटनीतिक और राजनीति से भरे हुए उनके नेता हैं वो इस पे लग गए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण, आपको कुछ ही दिन पहले हमारे जो चीन के जिनपिंग साहब हैं उन्होंने अरुणाचल के एरिया में अचानक विजिट किया और बुलेट ट्रेन के ऊपर लहासा को चले गए और वहां तिब्बतियों को बहुत तरीके से उत्साह दिया और उन्होंने बताया कि इस बार दलाई लामा हम चुनेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी सोच है। वो चाहते हैं कि जो तिब्बतन है उनको धीरे धीरे बौद्ध से हटाकर अपने बीच उनको अपने धारा में शामिल कर दें और उनके एक एक आदमी को फौजी बनाकर हम उन्हीं के आदमियों के द्वारा इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के जो विदेश मंत्री आए थे उन्होंने भी उन बौद्धों से और हमारे दलाई लामा के प्रतिनिधियों से भी बात की है। हम भी सचेत हैं, लेकिन आपने जो कहा वो बड़ी जबरदस्त रणनीति है। एलएसी के ऊपर तिब्बतियनों को और उनके रिटायर्ड पीएलए के लोगों को बसाया जा रहा है, जो कि हमें पूरी तौर पे जानकारी मिल चुकी है और इस बात को हम सतर्क रूप से इसके बारे में अपना भी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत जो है वो हर चीजों पे चौकस निगाह रखा हुआ है। ये तिब्बतियन को रखें या अपने लोगों को, पीएलए के लोगों को, रिटायर्ड को बसाएं या बंकर बनाएं, 16 एयरबेस अपग्रेड कर दिया है। मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ। 1200 किलोमीटर पश्चिम में परमाणु बेस मिसाइल बीजिंग के इन्होंने तैयार कर दिया है, जो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक साबित हो सकता है, केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए। ये आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर रहना चाहता है। लेकिन आपने जो बताया कि पूरी दुनिया इन दोनों देशों को अच्छी तरह से जान चुकी है, ठीक है, वो अपना कार्रवाई करें, हम अपना कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज के बातचीत में मोल्डी के अंदर हमारे जो कोर कमांडर हैं, क्योंकि हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय और हमारा देश एकदम क्लियर बता दिया है कि तुम जहां भी रहो हमारे देश के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं दे सकते हो। बिल्कुल। और एक चीज़ और है, दृढ़ निश्चय। एक बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि ये जो नीति है, इस नीति के तहत, रणनीति के तहत जो भी है काम करना चाइना चाहता है, हर एक तिब्बती परिवार से एक व्यक्ति जो है सेना में भर्ती हो जाए। लेकिन अब उसमें सवाल ये उठता है कि कोई जाना चाहता है या फिर नहीं चाहता है, कोई कितनी देश के प्रति श्रद्धा रखता है, देश के प्रति लड़ना चाहता है कि नहीं लड़ना चाहता है। अगर किसी में जज्बा है, कोई जाना चाहता है सेना में, वो अच्छी बात है, अपने देश की सुरक्षा करेगा। लेकिन आप हर किसी को जबरदस्ती भेजेंगे, अगर वो चाहता है कि नहीं चाहता है, उससे क्या होगा? उस परिवार का नुकसान भी होगा और उस व्यक्ति का नुकसान भी होगा, क्योंकि रजामंदी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बिना रजामंदी के आप हर एक परिवार से हर एक व्यक्ति को अगर भेजेंगे तो। आपने जो कहा बहुत सही बात बताया। फौज एक जज्बा होता है, जी। ऐसा नहीं है जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, जो किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी अपनी दिलचस्पी होती है, उनको काम करने का उसमें अपना पक्का इरादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी तरह से उन तिब्बतियनों को किसी तरह से आर्थिक और मदद करके उनको सेना में ले आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पीएलए के लोग भी हैं वो भी हमारे फौजियों के सामने नहीं खड़े हो सकते। हमारी जो आईटीबीपी है, जो अर्धसैनिक बल है, वो भी उनके ऊपर दबाव बनाती है। और हमारी आर्मी की तो बात ही छोड़ दी। मैं आपको इस बात का दावा देता हूं कि जो तिब्बतियन है, जिनको हम थोड़ा बहुत अपने भी अनुभव किया हुआ है, ये लोग एक धार्मिक किस्म के लोग हैं और ये बहुत शांत प्रिय और सहनशील लोग हैं।
आप इनको किसी भी तरह से मोटिवेट करके आर्थिक रूप से मदद देकर अगर भारत के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं तो दलाई लामा जो धर्मशाला में हमारे लोगों के बीच में बैठे हैं वो भारत को जानते हैं। बोध गया में वो अपने आप को लोगों के समाज के बीच अपना मोटिवेट भी करते हैं। सवाल ही नहीं है कि वो सफल हो जाएं और चीन का ये साजिश देख लीजिएगा धाराशाही होगा। अब चीन वो चीन नहीं रहा, पूरी दुनिया इसको कोरोना काल से और भी जान गई है कि ये किस तरह का सोच और किस तरह का। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरनाक एक छोटा सा देश, इसके लिए एक बंदोबस्त जो किसी भी तरह से हैस्टी अटैक उसके ऊपर किसी तरह का इस तरह का एक्शन जिससे कि पीओके हमारे पास आए और इनकी बिजनेस और इनकी जो गलत सोच है वो खत्म हो जाए, इसकी आज जरूरत है। मैं आपके माध्यम से काजल जी बोलना चाहता हूँ। आज की जो मीटिंग है, जाहिर सी बात है सभी को उम्मीदें हैं और सभी चाहते हैं कि उस मीटिंग से कुछ ना कुछ बाहर निकल कर आए और जो भी हो वो सकारात्मक हो, जो भी हो वो दोनों ही देशों के लिए अच्छा हो, शांतिप्रिय, क्योंकि उम्मीद पूरा देश इस चीज़ की करता है। आप पर्सनली क्या उम्मीद करते हैं आज की मीटिंग को लेकर? एकदम आपने काजल जी सही बोला। एक तो जब बातचीत होती है तो ये मान के चलिए बिना संवाद का कोई भी चीज हल नहीं होता। केवल सैन्य तरीके से या कूटनीतिक तरीके से या और किसी तरीके से कभी भी बातों का मतलब समाधान नहीं निकल सकता। ये बहुत अच्छी बात हो रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा चीन अब भारत के बहुत से दबाव में है। भारत की भी अपनी एक आबादी है, क्षेत्रफल है, जिसका चीन को पता है अगर चीन हमें प्रत्यक्ष रूप से अगर कहीं भी भिड़ता है तो उसका आर्थिक और उसकी सैनिक और उसकी जो माहौल है उस पूरे चीन जैसा देश कभी नहीं चाहता कि इसका नुकसान करे और यही मेरा सोच है। आज बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है। भारत और पाकिस्तान को लेकर भी बातचीतें तो कई बार बातचीतों की कोशिश की गई है, लेकिन एक बात है जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर चाइना के साथ जब बातचीत होती है, जैसे कि अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है तो वो हो रही है, लेकिन ऐसा अगर पाकिस्तान के साथ चाहें तो वो वहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत एक अलग ही तरीके से। हम LAC के लिए बात कर लेते हैं, जब LOC के लिए बात करने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान की वो मंशा हमें दिखाई नहीं देती है। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही उत्तर प्रदेश से भी उसकी छोटी आबादी और उसका क्षेत्रफल है। वो एक इस तरह का हरकत आज से नहीं, देश के विभाजन के बाद से उसके दिमाग में एक फुजुर है जो कि 65, 71 कारगिल फिर भी वो नहीं मानता। तो मैं आपको बताऊं जो इमरान खान ने इलेक्शन किया, लेकिन जो भारत ने कल संदेश दिया कि भाई पीओके अब खाली करो, अब तुम्हारी ये हरकतें नहीं चलेगी। अब वो अफगान के अंदर अपनी हरकतें और अपनी चालें चल रहा है, लेकिन अमेरिका से लेके दुनिया उसके ऊपर निगाह जमा चुकी है। और मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक्शन की जरूरत नहीं है। एक छोटे एक्शन में और 2-3 फ्रंट खोल देने से ये बर्बाद हो जाएगा और फ्यूचर में ये किसी भी तरह का भारत के साथ इस तरह का नापाक हरकत जो आजकल 5 अगस्त के मद्देनजर घाटी में लगातार कर रहा है और करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मात खा रहा है। फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो चीन के सपोर्ट में मैं कुछ कर लूंगा, ये उम्मीद क्या करे, क्योंकि चीन कोई भी हेल्प करेगा नहीं, ये मैं आपको कन्फर्म बोल सकता हूँ। ललन जी, आपका लास्ट रिएक्शन होगा, जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे LAC पर, उनके परिवार को आज आप क्या कहेंगे? उनको तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा देश आपका कर्जदार है। हम आपके लिए हैं, देश आपके लिए है और हम उनकी जो सादत है उसके ऊपर अपना दिल खोलकर हम जब भी जरूरत होगा हम आम आदमी उसके साथ रहेंगे, लेकिन हम इसमें किसी तरह का सुरक्षा में समझौता नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया ललन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज 12वें दौर की बातचीत है। बहुत उम्मीदें हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि आज कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा, आज कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि 20 सैनिकों की शहादत हुई थी, आज उसको पूरा देश नहीं भुला पाया है। अगर आज कोई ना कोई सकारात्मक नतीजा निकलता है तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।